नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय यूरोप दौरे को लेकर बर्लिन पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूरोप दौरा कई मायनों में बेहद खास है। 3 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और जिस तरह के हालात रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप में पनपे हैं, उन पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अपने पहले विदेश दौरे को लेकर यूरोप पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे, जिसके तहत वे बर्लिन पहुंच चुके हैं। 3 मई को पीएम इंडो नॉर्डिक सम्मेलन में शिरकत करेंगे और फिर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भी भारतीयों को संबोधित करेंगे। सबसे आखिर में पीएम मोदी पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में पीएम मोदी का ये यूरोप दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान यूक्रेन को लेकर चर्चा की जा सकती है। भारत अपना दृष्टिकोण सामने रखेगा। दरअसल भारत का शुरू से ही कहना रहा है कि रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। 3 देशों की यात्रा पर निकलने से पहले पीएम मोदी ने कहा है कि मेरी यूरोप यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब यूरोप कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा, मैं अपने यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूं, जो भारत की शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण साथी हैं। बता दें कि यूरोप महाद्वीप में भारतीय मूल के 10 लाख से ज्यादा लोगों का घर यहां पर है। इनकी एक बड़ी संख्या जर्मनी में भी रहती है, इसलिए पीएम मोदी यहां भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। बर्लिन से पीएम मोदी 3 मई को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। पीएम मोदी का यह पहला डेनमार्क दौरा रहेगा। यहां प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मोदी यहां दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यहां वे अन्य नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्री जैसे आइसलैंड के कैटरीन जैकब्सडॉटर, नॉर्वे के जोनास गेहरस्टोर, स्वीडन के मैग्डेलेना एंडरसन और फिनलैंड के सना मॉरिन के साथ बातचीत करेंगे। डेनमार्क के 24 घंटों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारत डेनमार्क व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और साथ ही डेनमार्क में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा फ्रांस की राजधानी पेरिस में खत्म होगा। यहां पीएम मोदी फ्रांस की सत्ता पर दोबारा वापसी करने वाले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, निवेश समेत तमाम पहलुओं को लेकर रिश्ते मजबूत करने को लेकर मंथन किया जाएगा। गर्मी का मौसम है और गर्मी के इस मौसम में तापमान के साथ साथ महाराष्ट्र में सियासी पारा भी आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। लाउडस्पीकर को लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। वहीं अब महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से अयोध्या के विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद की गूंज भी खूब सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो लोग मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाने से डरे हुए हैं, वो कहते थे कि हम बाबरी मस्जिद को गिराने में साथ थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस वक्त विवादित ढांचे को ढाया गया, उस वक्त वहां पर कोई भी शिवसेना का नेता मौजूद नहीं था। साथ ही उन्होंने 14 मई के बाद उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा खुलासा करने की भी बात कही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मौजूदा वक्त में जो पत्रकार राज्य सरकार के खिलाफ लिखने की कोशिश करता है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने को तैयार नहीं है, जिससे राज्य के आम लोगों को राहत दी जा सके। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार बार मालिकों और बिल्डरों के हितों के लिए काम करती है। ये सरकार प्रो एल्कोहल है। यह सरकार बार को खोलने की मंजूरी देती है, इसके लिए वो विदेशी शराब की कीमतों में कमी करती है। देवेंद्र फडणवीस सोमैया ग्राउंड में हुई बूस्टर डोज रैली को संबोधित कर रहे थे। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो जेल में हैं। इससे पहले वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और अब वो वर्क फ्रॉम जेल कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है।
उनके 2 नेता जेल में हैं, जो बेहद शर्म की बात है। इससे भी खराब बात यह है कि सरकारी फैसलों में वो जेल में बंद अपने मंत्री के फोटो दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। लाउडस्पीकर को लेकर घमासान मचा हुआ है, हनुमान चालीसा को लेकर घमासान मचा हुआ है, और अब जिस तरह से सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो डेडलाइन राज ठाकरे ने 3 मई की दी थी, वो जब नजदीक आ रही है तो फिर अब महाराष्ट्र में सियासत किस करवट बैठती है। बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में राहत की खबर है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अभी भी मामले 3000 से ज्यादा सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3157 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 26 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 2723 लोग ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर अब 19500 पहुंच चुके हैं। बता दें कि देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। 29 अप्रैल को कोरोना के 3688 मामले सामने आए थे। 30 अप्रैल को 3324, जबकि 1 मई को 3157 नए मामले सामने आए। राजधानी दिल्ली की बात करें तो देश के करीब 50% मामले अकेले दिल्ली से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1485 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 1204 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में एक्टिव केस की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 6000 को पार कर गई है। तो जिस तरह से एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब आगे जाकर बन सकता है, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में अस्पताल में एडमिट करने की नौबत आती है, हालांकि फिलहाल उस तरह की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देश में जोर शोर से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो एक्टिव मामले हैं वो सरकार की सरदर्दी बढ़ा सकते हैं। दिल्ली में तो कोरोना के मामले सरदर्दी बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी पिछले कुछ दिनों से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी है। हालांकि नोएडा में मास्क और कई नियमों में सख्ती सरकार ने पहले ही बढ़ा दी है। हालांकि नोएडा में मास्क और कई नियमों को लेकर के जो सख्ती है उसमें लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके बाद अब सरकार सख्त कदम उठाती हुई नजर आ रही है। यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके बाद सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। लिहाजा पिछले दिनों सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ समेत राज्य के 7 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया था। हालांकि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अब एक बार फिर सरकार ने तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए एक सख्त फैसला किया है। नोएडा में 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सरकार का यह फैसला कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान शीर्ष अधिकारियों की अनुमति के बगैर कोई धरना और भूख हड़ताल भी नहीं होगी। किसी भी सार्वजनिक जगहों पर कोई पूजा और नमाज की अनुमति नहीं होगी। वहीं स्कूलों में परीक्षा के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का ध्यान रखा जाएगा। बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग लागू की जाएगी। बता दें कि नोएडा में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के हर रोज 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। इस दौरान काफी स्कूली बच्चों के भी संक्रमित होने की खबरें सामने आई थी। पिछले दिनों नोएडा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए डीएम ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की थी कि वो घबराएं नहीं। उन्होंने कहा कि जिले में 15 से 18 साल के 84% बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 12 से 14 साल के 49% बच्चों को वैक्सीन लगी है, जबकि 18 से ऊपर के सभी को वैक्सीन लग चुकी है। तो कोरोना के मामले लगातार
नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार ने पहले भी सख्ती की थी, मास्क दोबारा लोगों के चेहरों पर लौट आया था और सरकार ने अनिवार्य कर दिया था कि आप मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलिए। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो तस्वीरें सामने आती हैं, अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखेंगे तो लोग अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा दिल्ली से भी बड़ी संख्या में लोग नोएडा जॉब करने के लिए आते हैं। और दिल्ली में जिस तरह से मामले, करीब 50% मामले, देश में जितने मामले आ रहे हैं उतने अकेले दिल्ली में आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या जो लोग दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं वो कोरोना कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं। क्या सरकार को अभी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि सरकार का जो ध्यान रहा है, अगर आप शुरुआती दौर से ही देखेंगे तो संक्रमण के प्रसार को किस तरह से रोकना है, इस पर सरकार का फोकस पहले से ही रहा है। क्या आने वाले दिनों में इसे लेकर के अगर मामले और भी ज्यादा बढ़ते हैं, हालात अगर प्रशासन को ये लगता है कि बेकाबू हो रहे हैं, तो क्या कुछ और सख्त फैसले लिए जा सकते हैं? इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बुलेटिन के आखिर में बात मौसम की भी कर लेते हैं। उत्तर भारत में गर्मी कहर बरपा रही है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो चुके हैं। हालांकि मौसम विभाग ने मंगलवार से राहत की उम्मीद जताई है। विभाग का अनुमान है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई उत्तर भारत और पूर्वी राज्यों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान बना रहेगा। हालांकि 3 और 4 मई को कुछ राहत मिल सकती है। अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश होगी। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा में तेज आंधी चल सकती है, जिससे तापमान में कुछ गिरावट आएगी और लोगों को झुलसती जो गर्मी है उससे राहत मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम में तब्दीली आ सकती है। 4 मई तक असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अच्छी बारिश हो सकती है। मैदानी राज्यों में भले ही बारिश नहीं होगी, लेकिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के चलते तापमान में गिरावट आ सकती है। भले ही दिल्ली, एनसीआर में बारिश नहीं होगी, लेकिन पहाड़ी राज्यों में मौसम बदलने का असर यहां पर देखने को मिलेगा। मंगलवार से दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में लू का कहर कम पड़ सकता है। ये राहत 7 मई तक जारी रह सकती है। हालांकि इसके बाद एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि लू का कहर आने वाले दिनों में कम होगा। पूर्वी भारत में मौसम बदलने लगा है। ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में राहत का दौर आएगा और 7 मई तक मौसम में तब्दीली बनी रह सकती है। इससे पहले 11 से 19 मार्च, 27 मार्च से 12 अप्रैल, 17 से 19 अप्रैल और 26 से 30 अप्रैल तक लू का काफी कहर देखने को मिला था। तो एक राहत भरी खबर यह जरूर आ रही है कि मंगलवार से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ये जो राहत है वो केवल आंशिक राहत रहेगी। 7 मई के बाद एक बार फिर से मौसम बदलने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।